हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता आपका चल ही रहा है। तो इससे पहले मैंने स्थान खोजकर्ता और उत्खननकर्ता मैंने सब कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप उसको इससे पहले अगर वॉच नहीं किया है तो इससे पहले भी वॉच करिएगा वीडियो, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सिंधु सभ्यता में मोहरे और इमारतें। ये जो पार्ट है आपका, ये अभी मोहरे कराएंगे और आपके यहाँ से पहले की तरह क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इमारतों के बारे में ये सेकंड पार्ट में अभी कराएंगे, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं मोहरों के बारे में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पशु युक्त मोहरे, ठीक है। चलिए तो आपका टाइम मतलब आपका वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोहरों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो से भी आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा मोहरें जो मिली हुई हैं वो सबसे ज्यादा मोहरें मिली है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो मिली हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि अभिलेख युक्त यानी कि अभिलेख जो लिखा हुआ होता है, लिपि अभिलेख युक्त मोहरें जो मिली हैं वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। तो दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो भी स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट है उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर भी, ठीक है। बाकी स्टूडेंट के तो है ग्रुप से, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी स्टूडेंट है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट तो जो देखते हैं कि हाँ, सोचते हैं कि हाँ इतने कम सब्सक्राइबर तो इतने ज़्यादा पूरा देखते भी नहीं है। तो आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि हाँ कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और कैसा नहीं। चलिए तो पुराने स्टूडेंट जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता मोहरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए पशु युक्त जो मोहरे हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पशु युक्त मोहरे पूछ लिया जाता है कि कहाँ से मिला है। बस ये चीज़ याद रखना है कि जो पशु युक्त जो मोहरे मिली है वो कहाँ से मिला है। तो आप आंसर दे सकते हैं कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से मिली है। जो चीज़ आपको आंसर देना है वो ये चीज़ आंसर देना है कि पशुपति शिव मोहर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पशुपति शिव मोहर है, यहाँ पे त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर मुद्रा भी पूछ ली जाती है। तो कौन से मुद्रा में बैठा है, पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं यहाँ पर दाया, जो दाएं पर आकृति बनी है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जो दाएं यानी कि जो पशुपति, बाकी तो मैं यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं जितनी कोशिश होंगी तो पिक्चर्स में डाल दूंगी कि ताकि आपको पता चले कि पशुपति मोहर कौन सी थी, एक श्रृंगी मोहर कौन सी थी या वृषभ वाली मोहर कौन सी थी, तो इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अब हम तो बात करते हैं यहाँ पर आपका दाया, जो दाया है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जो उसका दाएं में कौन सी पशु आकृति बनी हुई है। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। मैं बाकी सारे स्टूडेंट को वॉच करती रहती हूँ, कोशिश करा करिए कि आप पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो वॉच करा करिए। कि देखो आपके आधे घंटे में खत्म होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेनिफिट मिले ही क्या, ये तो बहुत जरूरी है कि बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल लाइन से चल रही हूँ और टॉपिक वाइज चल रही हूँ और पॉइंट में एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो हाथी, जो मतलब दाया मिला हुआ है वो हाथी तथा क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी तथा बाघ। ये चीज पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो दाएं पर है वो क्या है, हाथी तथा बाघ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाएं की बात करेंगे। जो बायां है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो यहाँ पर दाया तो आप लोगों ने बताया है कि हाथी तथा बाघ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पशुपति मोहर में बाएं की तरफ क्या मिला है, दाया कौन सा हो जाएगा, दाया मतलब इस साइड में हो जाएगा। तो दाएं में क्या है आपका, हाथी तथा बाघ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाघ की बात, बाएं की बात करते हैं कि मतलब पहले बता देते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे तो उनको पता होगा। दाया बता देते हैं कि दाया होता है राइट, जो राइट हैंड होता है वो दाया होता है, बाया होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर जो बाया है तो यहाँ पर गेंडा और भैंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंडा तथा भैंसा। ये चीज नोट कर लीजिएगा। देखो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं बोलती कुछ और हूँ और लिखने कुछ और लगती हूँ, ठीक है। गेंडा तथा भैंसा। चलिए तो ये चीज हो गया है। चलिए
ये चीज पॉइंट हो गए हैं। ये चीज अच्छे से याद करना है कि जो पशुपति शिव मोहर है वो त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, ये चीज याद करना है। और दूसरी चीज है कि अगर हम दाएं की यानी कि राइट साइड में जो बना हुआ है वो हाथी तथा बाघ का चित्र बना हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाएं साइड में जो है लेफ्ट साइड में, तो वो कौन सा हो जाएगा, गैंडा तथा भैंसे का चित्र बना हुआ है। ये दो चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो चौकी के नीचे 2 हिरण भी बने हुए हैं, ठीक है। जो चौकी के नीचे जो बने हैं वो 2 हिरण भी बने हुए हैं। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पशुओं के साथ एक योगी की जो मोहरें हैं वो कौन सी कहाँ पर मिली हुई हैं, मतलब लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। पूछने मतलब क्वेश्चन यही रहता है, लैंग्वेज आपकी चेंज कर सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा है अभिलेख जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हैं। यहाँ पर जो अभिलेख अभी तक मैंने बात करी थी, जो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगर हम अभिलेख युक्त मोहरें की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है, जल्दी से बताइए। सर्वश्रेष्ठ कौन सी नदी आपको बतानी है इस बार, ठीक है। तो बताइए कि सर्वश्रेष्ठ आकृति है वो कौन सी हो जाएगी, जो सर्वश्रेष्ठ आकृति है वो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। सर्वश्रेष्ठ आकृति है कुबड़ वाला बैल, कौन सा हो जाएगा, कुबड़ वाला बैल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, कुबड़ वाला बैल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, कौन सा हो जाएगा, कुबड़ वाला बैल हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु बनी है वो कौन सी है, एक श्रृंगी पशु है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक श्रृंगी पशु है तो वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सी किसकी बात कर रहा है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए किसकी बात कर रहा है, यूनिकॉर्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी पशु। तो आप समझ ही गए होंगे जो एक श्रृंगी पशु की मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हुई हैं, ठीक है। वृषभ की अगर पूछा जाता है, वृषभ हो गया या फिर बैल हो गया, यहाँ पे वृषभ भी लिख सकते हैं, वृषभ हो गया या बैल हो गया। जो कुबड़ वाला बैल है, वृषभ है, वो कहाँ पर मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है, यानी कि मोहरे को सील भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं जो हड़प्पा में सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं वो हड़प्पा से मिली हुई हैं, ठीक है। साथ साथ में लाइव चैट में ये भी बता दीजिएगा कि आपको जितना समझाया है समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। पैर है यहाँ पर, ये तो ये चीज मैंने बता दी है। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र भी मिला है, ठीक है। यहाँ पर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का भी चित्र मिला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाथी, भैंसा तथा आदि चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कंप्लीट बात हो गई है। तो ये चीज आपको, दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा बुक में, मतलब प्रैक्टिस वाली बुक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप से बहुत आते हैं, ठीक है। बाकी आपका DSSB और LT और ये सब में तो बहुत ही ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 10 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि 10 चिन्हों वाला जो अभिलेख, मतलब जो है मोहरे, अभिलेख प्राप्त मोहरें हैं वो कहाँ पर मिली हुई हैं, 10 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो आंसर देना है आपको, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तब तो लोग आंसर दे दिए, और जो भी स्टूडेंट हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर किसी को कोई टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप वहां पर जाकर, कहाँ पर, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नहीं से अबाउट सेक्शन में जाना है, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। बाकी वो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर PDF फाइल भी दे दी जाती है, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वन लाइन वाले जितने भी हैं उसको भी नहीं करा पाते हैं तो उसको भी आपको दे दिया जाएगा। तो बाकी आप टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिए, और यहाँ पर चैनल पर तो मैं आपको पूरा करवाती ही हूँ। तो कोशिश करिएगा कि पूरा कंप्लीट, एक एक चीज़ में पूरी कोशिश करूँगी कि अप्रैल तक पूरा कंप्लीट कोर्स आपका करा दूँ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 10 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है कहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। चलिए, फारस की मोहरें हैं और नाव आकार की मोहरें हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, और ये भी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फारस की मोहरें हैं और
नाव के आकार की मोहरें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन कराते हुए पूछा भी था बच्चों से कि यहाँ पर बताया भी नहीं था किसी स्टूडेंट ने कि जो फारस की मोहरें हैं, जो नाव आकार की मोहरें हैं, उन्हीं से ही पता लगता है कि यहाँ पर आयात निर्यात होता था। यानी कि जो लोथल है तो यहाँ पर बंदरगाह उसको माना गया है। ठीक है, तो लोथल क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। ठीक है, ये चीज याद रखना है। मोहरों का आकार था, तो मोहरों का जो आकार था वो आपको बताना है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मोहरों का जो आकार था, यानी कि जो उसकी जो स्क्वायर शेप में थे, या देखो स्क्वायर में भी था और रेक्टेंगल में भी था। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे वर्गाकार, वर्गाकार और आयताकार, वर्गाकार और आयताकार दोनों ही थे। ठीक है, आयताकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर माप की बात करेंगे। चलो माप यहाँ पर आ ही गया है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। बाकी तो ये आपका हो ही गया है, वर्गाकार और आयताकार की मोहरें ज़्यादातर अधिकांश बनी थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहरों की माप याद करते हैं। मोहरों की जो माप है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जो मोहरों की माप थी वो लगभग कितनी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो मोहरों की माप है वो कितनी हो जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद आपको करना है, 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो मोटाई इसकी जो है वो कितनी होती थी, मोटाई इसकी जो होती थी 1.5 सेंटीमीटर होती थी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा, ये इतना ठीक है। चलिए, जो मोहरों का माप है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि 10 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। फारस की मोहरें नाव के आकार की मोहरें हैं वो लोथल से प्राप्त हुई है। मोहरों का आकार जो है वो वर्गाकार और आयताकार है। मोहरों की अगर हम माप की बात करें तो 2.8 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 2 यहाँ पर अगर वर्गाकार की बात करते हैं, वर्गाकार की अगर बात करते हैं तो 2.5 भी है यहाँ पर, 2.5 इंटू 2.5 ऐसे करके भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर वर्गाकार की बात करें तो वर्गाकार में भी आप जानते ही हैं कि जो मतलब स्क्वायर जो होता है वो मतलब चारों आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जितनी लंबाई होगी उसकी चौड़ाई होगी। तो 2.5 में भी होती थी, 2.8 मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब 2.5 में होता था, और उसकी जो मोटाई होती थी वो कम से कम 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश मोहरे का जो माध्यम था, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अधिकांश जो मोहरें बनाई गई थी वो किस में बनाई गई थी। देखो, अधिकांश मोहरें जो आप भी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं वो मिट्टी में भी मिली हैं, तांबे में भी मिली हैं, और हाथी दांत में भी मिली हैं, पत्थरों में भी मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो अधिकांश की बात कर रहा है यहाँ पर, जो अधिकांश मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो किस में मिली हुई हैं, सेल खड़ी में मिली है। किस में मिली है, सेल खड़ी। सेल खड़ी, देखो लैंग्वेज चेंज करने को कर सकते हैं तो आप बता ही सकते हैं किस में, स्टेटाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेटाइट। ये चीज़ याद रखनी है, स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी, ये चीज़ आपको याद करना है। 10 चिन्हों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा। फारस की मोहरें हैं लोथल। मोहरे का आकार है वर्गाकार या आयताकार। इसकी माप 2.8 सेंटीमीटर हो सकती है, मोटाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इंच है, ये तो मैं भूल ही गई, यहाँ पर इंच है। ठीक है, यहाँ पर इंच है। जो मोटाई होती थी 1.5 इंच, नहीं तो सेंटीमीटर बड़ा वो हो जाएगा कम। चलिए, अब बात करते हैं अधिकांश मोहरों का जो माध्यम है, बता ही दिया है। मोहरों पर सर्वाधिक वृक्ष का अंकन हुआ है, तो जल्दी से बताइए कि जो मोहरों पर सर्वाधिक वृक्ष का अंकन हुआ है, जल्दी से बताइए कि सबसे ज़्यादा जो मोहरों पर अंकन हुआ है किसका हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपल का हुआ है। किसका हुआ है, पीपल का हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर किसी को धुंधला दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है तो आप नोट डाउन ही करिएगा। मैं तो यही, अगर नहीं साफ भी दिख रहा है तब भी आप उसको नोट डाउन करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर अन्य मोहरें हैं, हाथी दांत, पत्थर, मिट्टी, तांबा, शैल। तो यहाँ पर मतलब जो अन्य मोहरें मिली हैं, मतलब इसमें ये तो चीज़ भी बता ही दिया था कि हाथी दांत में मिला है, पत्थर है, तांबा है, तो इसमें मिले हुए हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो शैलखंडी मोहरे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बताना है। जो शैलखंडी मोहरे मिली है वो कहाँ पर मिली है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। ये भी एग्जाम में आ चुका है, जो शैलखंडी मोहरे मिली है वो कहाँ पर मिली है, तो आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनावली हो जाएगी या बनवाली हो जाएगा, बनावली, क्या हो जाएगा, बनावली हो जाएगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मतलब बनावली कहाँ पड़ता है, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितनी स्टूडेंट ने कितनी अच्छी से तैयारी कर रखी है। बाकी तो आप तो आर्टिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, मतलब लगे हुए तो लगे हुए हैं, कोई करा रहा है तो करा रहा है, तो बिल्कुल ऐसे भी मत करिए। बाकी तो मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट जो करना है वो आप बिल्कुल चैप्टर वाइज ही करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। मैं बार बार यही कहूँगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैटर इकट्ठा ना करो, ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपके क्वेश्चन 125 ही आने वाले हैं, तो 125 में कोशिश करिए कि जहाँ पर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर से आते हैं उसको देखिए कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन छूट गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीस तथा सर्प डिज़ाइन की जो विदेशी मोहरें मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ पर आपको रीस तथा सर्प डिज़ाइन की भी विदेशी मोहरें मिली हैं, तो वहाँ पर कहाँ पर मिली हैं तो आपको बताना है, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस एरिया में पड़ता है, जल्दी से बताइए। ये भी मैंने बताया है, पूरा मैप में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, सारे पार्ट में मैंने एक एक करके सारे पार्ट करे हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिए ताकि अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैप से भी बताया है, पूरा कंप्लीट उससे भी पीपीटी से भी बताया है कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मोहरें तो आपकी करा दी है, अब हम देखेंगे इमारत के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी से देते हैं और यहाँ पर हम चलिए इमारत का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इमारत के बारे में बताते हैं, ओके। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इमारतें देखो, इससे पहले मैंने आपको मोहरें बता दी हैं, अब इमारतों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इमारतें हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की इमारतें देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहले की तरह लिखे हैं और आपको आंसर देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वो कम से कम शेयर करें, उन लोग का भी ग्रुप है तो उन ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितना जानते हैं, ठीक है। बाकी तो आप ब्रिलियंट है, मैं तो बार बार कहती हूँ, वह सभी ब्रिलियंट है और आंसर बिल्कुल ठीक राइट होगा सबका। चलिए तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी, अन्नागार हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, अन्नागार हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है तो याद करिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं सभा भवन। देखो तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अन्नागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है और वो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार ही मानी गई है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभा भवन। तो सभा भवन भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कम से कम 6 पॉइंट है तो सिर्फ 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 क्वेश्चन से आप 12 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप 20 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सभा भवन की जो है इसकी माप बतानी है, तो जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए इसकी जो सभा भवन की जो माप है वो सबसे पहले बताइए। कि देखो सबसे पहले बता देते हैं कि जो सभा भवन बना था वो वर्गाकार में बना था। किसमें बना था, वर्गाकार में बना था। जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी, 90 फीट थी। कितनी थी, 90 फीट। कितना मतलब ये बता देते हैं सभा भवन किससे बना था, वर्गाकार में बना था। एक एक पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट आपके अलग अलग मेंशन कर रखे हैं कि ताकि आप उसको हर बार उसको याद करें, कि ताकि आप एक वीडियो देखें तो आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए। जैसे मोहरें करवाई हैं, इमारतें करवाई हैं, इससे पहले उत्खननकर्ता, खोजकर्ता सब करवाए हैं कि ताकि आपका यहाँ से पूरा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाए। बाकी तो आपके चैप्टर बढ़ते ही रहेंगे, इसके बाद वेस्टर्न आर्टिस्ट भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है सभा भवन की जो माप है वो वर्गाकार में है और अभी मैंने इसकी माप बताई थी, वो माप कितनी हो जाएगी इसकी, 90 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 फीट हो जाएगी। तो वर्गाकार आप समझ ही रहे होंगे कि वर्गाकार कैसे होता है, स्क्वायर में, यानी कि उसकी लंबाई भी 90 होगी और इसकी चौड़ाई भी 90 होगी। तो लंबाई चौड़ाई उसकी 90 मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो सभा भवन मिला है ऐसे वर्गाकार में मिला है। तो यहाँ पे 90 फीट का ये है और 90 फीट का ये। तो आप भी जानते हैं कि 1 फीट में मतलब 12 इंच होते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि 90 फीट का जो सभा भवन मिला हुआ है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्नानागार किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ पर पूछा गया है स्नानागार, आप तो जानते हैं कि स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। बाई चांस हो सकता है कि क्षेत्र भी पूछ ले, तो आप यहाँ से कोई भी देखो इस टाइप से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा DSSB एग्जाम में बहुत आते हैं, KV के एग्जाम में बहुत आता है, NV के एग्जाम में, वैसे इतना TGT एग्जाम में भी आता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछता है। यही चीज पूछता है कि स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। जो डीपली वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगी कि ताकि आपका नेट का एग्जाम हो, LT का एग्जाम हो, DSSB हो, KV हो, NV हो, कोई सा भी एग्जाम हो तो आप उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्नानागार किस क्षेत्र की बात करते हैं, तो जल्दी से कमेंट लाइव चैट में बताइए कि स्नानागार किस क्षेत्र में मिला हुआ है। तो कहाँ पर मिला हुआ है, गढ़ क्षेत्र में मिला हुआ है। कहाँ पर मिला हुआ है, गढ़ क्षेत्र में, गढ़ क्षेत्र मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्नानागार के जो ढांचे की सबसे ऊपरी सतह पर किस कालीन का स्तूप प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए कि किस कालीन का स्तूप प्राप्त हुआ है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये चीज याद रखना है। देखो मोहनजोदड़ो को मैंने बिल्कुल अलग से मेंशन कर रखा है कि ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो स्नानागार की जो ढांचे की सबसे ऊपरी सतह पर किस कालीन का स्तूप प्राप्त है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। आपको भी टाइम दिया जाएगा कि ताकि आप उसका आंसर दें। तो क्या आंसर हो जाएगा, कुषाणकालीन स्तूप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कुषाणकालीन स्तूप हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, कुषाणकालीन स्तूप हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट जो भी हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो स्टूडेंट, और साथ साथ में देखो कोशिश करा करिए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप कोशिश करा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप पूरी वीडियो वॉच करा करिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी पता नहीं क्यों करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। आप देखो यहाँ से जो भी चीज़ बताऊंगी आपका ये समझ लो कि अगर आपने डेली एक एक वीडियो वॉच करी है आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ से मैं एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बताऊं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं तालाब के फर्श से जो चिनाई किस घोल से की गई थी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तालाब से क्षेत्र से जो क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है कि उसकी जो चिनाई करी गई थी किस घोल से करी गई थी। किसकी, स्नानागार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये स्नानागार की बात कर रहा है। तो किसका हो जाएगा, विटुमन जो जिप्सम होता है, विटुमन मतलब जो तारकोल होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा, विटुमन जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटुमन जिप्सम के जिप्सम मिश्रित घोल से, जिप्सम मिश्रित घोल से मतलब बनाते थे। ठीक है, कौन सा, स्नानागार का जो बना है। तो यानी कि आप भी समझ सकते हैं कि पानी आराम से टिक सकता है और इसलिए वो मतलब खराब भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्नानागार की माप है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 39 है, मतलब 39 इसकी लंबाई है, 39 इसकी लंबाई है और 23 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 23 इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने फीट में लिख रखा है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फीट में है, ये चीज है फीट में, याद रखना ये फीट में है। और ये वाला जो आपका मैंने नीचे लिख रखा है वो कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 से ज्यादा संख्या होती है तो यहाँ पर हम इसको 12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 7.01 भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 2.43 है, तो यहाँ पर 2.43 है, तो यहाँ पर 5 से ज्यादा नहीं है तो इसको भी 2, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से भी ऐसे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर, किस में है, ये मीटर में, तो इस टाइप से भी ऐसे करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप फीट में भी याद करिए और उसको मीटर में भी याद करिए। और बाकी तो आप मीटर से सेंटीमीटर बना ही सकते हैं, बाकी मीटर से मिलीमीटर भी बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6 जो 6 समांतर की पंक्तियों में 12 कमरे प्राप्त हैं। कहाँ पर, मतलब जो 12 कमरे प्राप्त हैं, ये जो 6 समांतर पंक्तियों में जो 12 कमरे प्राप्त हैं वो आपको यहाँ पर लाइव चैट में बताना है कि वो कहाँ से प्राप्त हैं। जो 6 कमरों के मतलब पंक्तियां थी, मतलब 6 कमरों के ऐसी पंक्तियां थी, तो यहाँ पर मतलब कहाँ से बात है, 12 कमरों से प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर, ये तो पता ही है आपको किसकी बात कर रहा है, ये हड़प्पा की बात कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो 6 कमरों की पंक्तियों में 12 कमरे प्राप्त हैं वो कहाँ से हैं। तो आपको जल्दी से लाइव चैट में बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका,
अन्नागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अन्नागार हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य जो है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे। जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पर, मुख्य राजमार्ग की जो माप है, जो मुख्य राजमार्ग की माप है, आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आप आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा ऐसे करके। तो जो है यहाँ पर आपने बता ही दिया है कि जो पंक्तियों का है 12 कमरों का अन्नागार हो जाएगा। जो मुख्य राजमार्ग की जो माप है वो हो जाएगी आपकी 33। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। 33 फीट में हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? फीट में हो जाएगी। बाकी तो ये है, मतलब उसकी जो मुख्य राजमार्ग की जो है वो, मतलब आप समझ लीजिए चौड़ाई, मतलब हाँ चौड़ाई हो जाएगी इसकी। कितनी हो जाएगी? 33 फीट। किसकी? मुख्य राजमार्ग की जो माप है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं धौलावीरा। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है। जल्दी से बताइए। देखो ये चीज तो मैंने पहले से ही आपको करवा रखी है कि कौन सा नगर कौन से जगह पर पड़ता है। आपने अगर नहीं भी देखा हो तो आप पहले वाली वीडियो वॉच करें और उसको बार बार देखें और उसको एक रफ कॉपी पर उसको नोट करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 1998 में स्नानागार प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पर धौलावीरा से भी स्नानागार प्राप्त हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हम स्नानागार की बात करें तो जो सबसे जो फेमस है वो यहाँ पर मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करते हैं जो धौलावीरा की विशेषता है। तो जल्दी से देखते हैं धौलावीरा की विशेषता कौन बताता है। जल्दी से लाइव चैट में जो धौलावीरा की जो विशेषता है वो क्या है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए। देखो धौलावीरा की जो विशेषता है वो है परकोटीदार, मतलब परकोटीदार है, परकोटीदार। ठीक है, परकोटीदार है। यहाँ पर परिधि, परकोटीदार परिधि की व्यवस्था थी। ठीक है, परकोटीदार उसकी व्यवस्था थी, यानी कि उसको 3 भागों में, जैसे कि परकोटीदार आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर इसको 1, 2 और यहाँ पर 3, मतलब एक यहाँ पर पूर्वी, देखो आपने मोहनजोदड़ो देखा होगा तो मोहनजोदड़ो में भी देखा होगा कि यहाँ पर दुर्ग टीला होता था और यहाँ पर पश्चिमी टीला होता था। ठीक है, तो मतलब पूर्वी टीला होता, मतलब ये समझते पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, तो पश्चिमी टीला पर तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते थे, अच्छे वर्ग के लोग होते थे, वो यहाँ पर होते थे, और यहाँ पर जो इससे नीचे के लोग होते थे वो यहाँ पर पूर्वी टीला में होते थे, यानी कि जो आम इंसान होते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर परकोटीदार परिधि की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो धौलावीरा है तो धौलावीरा को यहाँ पर परकोटीदार परिधि की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर 3 वर्ग थे, एक यहाँ पर था पूर्वी टीला और यहाँ पर पश्चिमी टीला, और एक बीच में था मध्य वर्ग का टीला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसी तरीके से मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो 2 पॉइंट है यहाँ से है, ये देखो अभी हम इमारतों की ही बात कर रहे हैं, अभी हम ना मोहरों की, 2 मोहरों की तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ना ही उत्खनन करता, ना ही कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम इमारत पढ़ेंगे तो सिर्फ इमारत के ही पॉइंट पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर धौलावीरा की जो विशेषता है बता ही दी है, परकोटीदार परिधि की व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर के शैलकृत यहाँ पर स्थापत्य मिले हुए हैं। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में कहाँ पर मिले हुए हैं। जल्दी से बताइए, मतलब कहाँ पर है, किसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जल कुंड की लंबाई। देखो जल कुंड की जो लंबाई है यहाँ पर, मतलब बोल सकते हैं कि धौलावीरा से जल कुंड भी मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? धौलावीरा से जल कुंड भी मिला हुआ है। ये चीज भी याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है सब धौलावीरा के ही है। स्नानागार हो गया और ये परकोटीदार परिधि हो गई, और रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि शैलकृत स्थापत्य है, ये भी धौलावीरा की विशेषता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जल कुंड की लंबाई। देखो जल कुंड की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 79, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 79 हो जाएगी। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? मतलब ये दोनों के दोनों किस में है? मीटर में है। किस में है? मीटर में, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 79 हो जाएगी और इसकी गहराई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 7 मीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइव चैट में ये भी बताइए कि चनहुदड़ो कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चनहुदड़ो कहाँ पर पड़ता है। चलिए अब हम इसके इमारत की बात करते हैं। जो इसकी प्रमुख विशेषता है, ये चीज यहाँ से मैं हटा देती हूँ। ठीक है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो क्या हो जाएगा? वक्राकार ईंटें हो जाएगा। जल्दी से बताइए, आप लोग भी बताया करिए जल्दी से लाइव चैट में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए साथ साथ में। ठीक है, चलिए जो इसकी प्रमुख विशेषता है चनहुदड़ो की वो क्या है? वक्राकार ईंटें हैं। क्या है? वक्राकार ईंटें हैं। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं कालीबंगा। तो सभी लोग जानते हैं कालीबंगा का अर्थ होता है, क्या होता है, काली चूड़ियां होता है। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो इसकी विशेषता है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। देखो अगर हम वक्राकार ईंटों की बात करें, यहाँ पर ईंट नहीं लिखी है, अगर हम वक्राकार ईंटों की बात करें तो यहाँ पर चनगुदड़ों से प्राप्त है। लेकिन अगर हम अलंकृत ईंटों की बात करें, किसकी, अलंकृत ईंटों की बात करें तो कहाँ से प्राप्त है, कालीबंगा से प्राप्त हैं। ये चीज याद रखना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वक्राकार हैं वो चनगुदड़ों से हैं और अलंकृत ईंटें जो प्राप्त हैं वो कहाँ से हैं, कालीबंगा से हैं। देखो यहाँ पर जो भवन मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से जो भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों से मिले हुए हैं। किससे मिले हुए हैं, कच्ची ईंटों से मिले हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, कच्ची ईंटों से मिले हुए हैं। बाकी इसका प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सिंधु सभ्यता के जितने से भी क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा मैं मतलब प्रैक्टिस सेट आपका करा दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से आंसर भी दे दें। ठीक है, बालाकोट है, बालाकोट भी जल्दी से कमेंट में बताइए कि बालाकोट कहाँ पड़ता है, जल्दी से बताइए कमेंट में। चलिए, भवन निर्माण के जो लिए ईंट का प्रयोग हुआ, मतलब यहाँ पर जो प्रयोग हुआ था, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था या पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था बालाकोट में, तो जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर किसमें प्रयोग हुआ था, बिल्कुल कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। किसका, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। ओके, जितनी जल्दी से ये भी बताइए कि जितने भी स्टूडेंट इसको वॉच कर रहे हैं तो ये भी बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है ये भी बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी करा करिए। देखो जो भी स्टूडेंट क्लास खत्म होती है तो क्लास खत्म होने के बाद इसको कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं और सबका ही रिप्लाई मिलता है। जो भी स्टूडेंट इसको वॉच करता है सबका रिप्लाई मिलता है कि क्या है, जो भी क्वेश्चन करना है आपको, कोई क्वेरी भी कर सकते हैं, कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तब भी आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना है तब भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बालाकोट की बात करते हैं, बनावली की बात करते हैं, भवन, ये तो मैंने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बनावली, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बनावली कहाँ पड़ता है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में। अब हम बात करते हैं, नाली पद्धति का इस अभाव था, कहाँ पर, बनावली में नाली पद्धति का अभाव था। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन भी मिला हुआ है, कहाँ से, बनावली से मिला हुआ है। देखो ये तो चीज मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मैंने एक एक करके एक एक पॉइंट बिल्कुल अलग अलग बताऊंगी। अगर अजंता भी शुरू हुआ होगा तो अजंता भी एक एक करके एक एक गुफाओं के बारे में बताऊंगी, और एक एक उसका जो कालीन है वो भी अलग अलग करके बताऊंगी, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आते हैं तब भी आप उसको कर सको। ठीक है, और बाकी आप ये चल ही रहा है, आपके आर्टिस्ट भी चल रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, बिल्कुल 1% भी नहीं है उसकी तैयारी, तो अभी आपका टाइम है। अगर चाहो तो देखो मैंने बिल्कुल टारगेट रखा है कि बिल्कुल अप्रैल के बिल्कुल लास्ट मंथ में पूरा वेस्टर्न से लेके इंडियन आर्टिस्ट फंडामेंटल मुझे कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कराना है। चाहे मुझे एक दिन में चाहे 3 बार क्लास लेनी हो, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट करा के रखूंगी। ठीक है, और बाकी अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है तब भी उसको वॉच करे, स्टार्टिंग से करे, तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर इतना करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।